Hello everyone. So today we are going to discuss section 19 of Indian Partnership Act 1932 Unit 2. सेक्शन 19 के अंदर काफी दिक्कत आती है बच्चों लोग को टू अंडरस्टैंड कि सेक्शन 19 क्या बोलता है। जब भी हम लोग सेक्शन 19 पढ़ते हैं तो सेक्शन 22 को क्लबिंग करके पढ़ते हैं, मतलब स्टैंड अलोन सेक्शन 19 को नहीं पढ़ा जा सकता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सेक्शन 19 वन मस्ट रीड सेक्शन 19 along with सेक्शन 22। बस सेक्शन 19 अपने आप में अधूरा है अगर आप सेक्शन 22 को ना पढ़ो तो। सेक्शन 19 क्या चीज के बारे में बात करता है, तो बच्चों जैसे आपको बोर्ड में दिख रहा है कि सेक्शन 19 जब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर, तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी के अंदर आपको तीन चीज चेक करनी पड़ती है कि वेदर वो इम्प्लाइड ऑथोरिटी के अंदर आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहला चीज हम लोग चेक करते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है फर्म के अंदर, जो भी ट्रांजेक्शन आपने एंटर किया वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है या नहीं है। फर्म के अंदर जो आप डे टू डे ट्रांजेक्शन एंटर करते हो दैट मस्ट बी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस होता क्या है, तो हमने एक एग्जांपल लिया करियर अचीवर का। करियर अचीवर एक एजुकेशन फर्म है, क्या है, एजुकेशन पार्टनरशिप बिजनेस है। तो हमारे लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस क्या होगा, डे टू डे एडमिशन लेना, डे टू डे फीस कलेक्शन करना, क्लास शेड्यूल करना, पढ़ाना, टीचर हायर करना, एजुकेशन कंसल्टेंसी करना, क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करना, क्लासेस को ऑफलाइन प्रोवाइड करना, ये हमारा डे टू डे बिजनेस है। तो दिस इज नोन एज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब हर एक बिजनेस का नेचर के हिसाब से, हर एक बिजनेस का नेचर के हिसाब से उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज सपोज करियर अचीवर्स एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगा, तो हमारा डे टू डे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस क्या होगा, डे टू डे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस वुड हैव बीन मैन्युफैक्चर करना गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स को सप्लाई करना, पेमेंट रिसीव करना, पेमेंट भेजना, हमारा क्या होता, डे टू डे बिजनेस होता। तो हमने बोला इम्प्लॉयड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर मतलब क्या है, जो भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर किया जाए। दूसरी बात, जो ट्रांजेक्शन होगा ना वो फर्म के नाम पे होना चाहिए बच्चों। जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो किसके नाम पे होना चाहिए, फर्म के नाम पे होना चाहिए। जब हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन फर्म के नाम पे होना चाहिए ना, ये सेक्शन 22 हमें बताता है। सेक्शन 19 क्या बोलता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होना चाहिए। पहली बात तो मतलब डे टू डे जो आप बिजनेस करते हो उससे रिलेटेड होना चाहिए आपका काम। दूसरा बात, जो आप काम कर रहे हो वो फर्म के नाम पे होना चाहिए, मतलब करियर अचीवर के नाम पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए था। करियर अचीवर के नाम पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना था। क्लियर है क्या बच्चों। हम लोग बोल रहे हैं कि जो डे टू डे बिजनेस होता है, डे टू डे बिजनेस आप करते हो, जो आपका इम्प्लॉयड ऑथोरिटी के अंदर आएगा वो फर्म के नाम पे होना चाहिए था, मतलब करियर अचीवर के बिहाफ पे आपको ट्रांजेक्शन एंटर करने का। क्लियर। इसके अलावा हम लोग बोले कि थर्ड प्रिंसिपल इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है इम्प्लाइड ऑथोरिटी, मतलब आपके ऑथोरिटी के अंदर भी वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए था। आपके ऑथोरिटी के अंदर वो ट्रांजेक्शन होने का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो मैं एक करियर अचीवर रन कर रहा हूँ, तो मेरे ऑथोरिटी के अंदर करियर अचीवर्स के अंदर क्या क्या काम आते हैं भैया, एडमिशन लेना, फीस कलेक्शन करना, पढ़ाना, क्लास शेड्यूल को करना, क्लास शेड्यूल को रखना, ये सारा क्या हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है। ये सब हमारा क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है। क्लास को शेड्यूल करेंगे, क्लास में रेगुलर पढ़ाएंगे, अपना टीचर अपॉइंटमेंट करेंगे, बच्चों का फीस कलेक्शन करेंगे, बच्चों का टेस्ट लेंगे, ये सारा हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर आता है। क्लियर है ना। तो बोला जा रहा है अंडर ऑथोरिटी, ये सारा काम मेरा ऑथोरिटी के अंदर है, क्या मेरा ऑथोरिटी के बाहर है। सोचो, क्या मैं करियर चिल्ड्रंस के ब्याह पे लोन ले लूं, नहीं भैया नहीं ले सकते, वो आपके ऑथोरिटी के बाहर हो जाएगा, वो आपके ऑथोरिटी के बाहर हो जाएगा। अंडर ऑथोरिटी क्या होता है, या तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी, मतलब रेगुलरली जो आप काम करते हो वो इम्प्लाइड ऑथोरिटी के अंदर आ जाता है। एक्सप्रेस ऑथोरिटी के अंदर क्या आता है, जो ओरल या रिटर्न में बातचीत हुई है, जो पार्टनर्स के बीच में ओरल या रिटर्न में जो बातचीत हुई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस ऑथोरिटी के अंदर आना। दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर ने अपना काम डिवाइड कर लिया। काम कैसे डिवाइड कर सकता है, ओरली बात करके भी काम डिवाइड कर सकता है, वाया रिटर्न एग्रीमेंट भी काम डिवाइड कर सकता है। ओरली एक जन ने बात की कि एडमिशन कंसल्टेंसी वो देखेगा, एडमिशन कंसल्टेंसी एडवर्टीजमेंट वो देखेगा। दूसरा पार्टनर ने ओरली क्या डिसाइड किया कि भैया पढ़ाने का काम वो देखेगा। तो ऑब्वियसली दोनों का एक्सप्रेस ऑथोरिटी के अंदर आ गया ना कि कौन एडमिशन ले सकता है, कौन पढ़ा सकता है, राइट। तो हम लोग क्या बोलना चाहते हैं कि भैया जो इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर होता है उसमें तीन चीज चेक होती है बेसिकली। पहला चीज जो चेक होता है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं। दूसरा क्या चेक होता है कि फर्म के नाम पे ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तीसरा क्या चेक किया जाता है कि अंडर आपके ऑथोरिटी के अंदर वो काम हुआ या नहीं हुआ। अगर ये तीनों चीज लागू हो जाती है कोई भी ट्रांजेक्शन के ऊपर, कोई भी जो ट्रांजेक्शन आप एंटर करो उसके अंदर तीनों पॉइंट वैलिड हो जाते हैं, तो उसके लिए पूरा का पूरा फर्म को आप बाइंड कर सकते हो, पूरा का पूरा फर्म लायबल हो जाता है उस एक्ट के लिए। मान लो मैंने एक बच्चे का एडमिशन लिया, वो मेरे ऑथोरिटी के अंदर था,
कल को उस बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो वो बच्चा हमें सू कर सकता है, मुझे क्या, मेरे पूरे फर्म को सू कर सकता है, बिकॉज दैट ट्रांजेक्शन वाज डन अंडर द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। एंड जब भी कोई पार्टनर ट्रांजेक्शन एंटर करता है तो उसको एजेंट बोला जाता है, बाकी पार्टनर्स को प्रिंसिपल बोला जाता है। क्लियर है ना? फिर हमने पढ़ा कि भैया बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर नहीं आते, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। आप सोचो, जब मैंने करियर अचीवर्स एजुकेशन का यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस बोला, तो यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर क्या नहीं आएगा? जनरली हम लोग बोलते हैं 7-8 पॉइंट नहीं आते हैं। जैसे मान लो कि ना, आप करियर अचीवर्स में कोई बच्चे ने केस करके रखा है, डिस्प्यूट होकर रखा है हमारा कोई, तो ये डिस्प्यूट को तो मैं सेटलमेंट में मैं नहीं जा सकता हूँ, बीइंग अ पार्टनर आई कैन नॉट सेटल द डिस्प्यूट। ये राइट किसके पास है? फर्म के पास है, राइट? मान लो कि आप, क्या मैं फर्म के ब्याह पे बैंक अकाउंट खुला सकता हूँ क्या? वी आर अ पार्टनरशिप फर्म, वी आर अ पार्टनरशिप फर्म, क्या मैं पार्टनरशिप फर्म के ब्याह पे बैंक अकाउंट खुला सकता हूँ क्या? नहीं भैया, बैंक अकाउंट फर्म के नाम पे होना चाहिए। आप अपने पर्सनल अकाउंट पे, ये आप अपने पर्सनल नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खुला सकते, अलाउड नहीं होना चाहिए, बैंक अकाउंट खुलाना अलाउड नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये जो हम लोग एक्सेप्शंस लिख रहे हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे जो हम लोग एक्सेप्शंस लिख रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, जो एक्सेप्शंस दिख रहा है, जैसे डिस्प्यूट सेटल करना, बैंक अकाउंट खुलाना, या कोई भी रेलिक्वेंस कर देना कोई भी क्लेम, या जो कोई भी केस चल रहा है उसको विड्रॉ कर लेना, या लाइबिलिटी को एडमिट कर लेना, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेना, मतलब ये सारा चीज आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस नहीं है, डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होता है वो ये नहीं है। वेरस अगर आपका एक बैंकिंग फर्म होता, या आपका अगर करियर अचीवर्स एक बैंकिंग फर्म होता, तो बैंक अकाउंट खुलाना एक नॉर्मल सा बात था, बैंक अकाउंट खुलाना एक नॉर्मल सा बात था। वैसे ही अगर आपका लॉयर का, अगर आपका करियर अचीवर्स एक लॉयर फर्म होता, तो डे टू डे डिस्प्यूट सेटलमेंट करना ऑर्डिनरी वर्क था, डे टू डे डिस्प्यूट सेटलमेंट करना ऑर्डिनरी काम था, डे टू डे विड्रॉ करना, केस फाइल करना या केस विड्रॉ करना आपका डे टू डे ऑपरेशन होता। सो जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर क्या आता है, वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर वही चीज आएगा जो आपका नेचर है। अगर मान लो मेरा एक एजुकेशन फर्म है तो ये मेरा नेचर के बाहर है। मान लो मैं एक होलसेल मर्चेंट हूं तो ये मेरा नेचर के बाहर है। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो चीज आपका आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है ना बच्चों? तो दिस वाज इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। इसके अंदर हम लोग को दो चीज चेक करना होता है कि यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, फर्म के नाम पे ट्रांजेक्शन हुआ क्या, क्या पार्टनर के पास ऑथोरिटी थी कि ट्रांजेक्शन एंटर करने की। अगर तीनों चीज था तो आप फर्म को बाइंड कर सकते हो। यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस क्या होता है, हम लोग नेचर देखेंगे। क्या देखेंगे? नेचर। नेचर के अंदर अगर वो ऑर्डिनरी डे टू डे काम था तो वो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर आ जाता है। अगर वो डे टू डे काम नहीं था, वन टाइम काम था, कभी कभार होता है, साल में 2-4 बार होता है, तो वो हमारा यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर नहीं होता है। एजुकेशन फर्म के अंदर केस फाइल करना के बहुत रेयर है ना, तो वो हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस के अंदर नहीं है, यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर नहीं है। हमारा करियर अचीवर्स के अंदर इमोबल प्रॉपर्टी खरीदना, या नहीं भी आप एजुकेशनल सेंटर हो, इमोबल प्रॉपर्टी आप एक बार खरीदोगे लाइफ में सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए, वो आपका डे टू डे काम नहीं है, तो वो यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। दिस आर द एक्सेप्शंस टू द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है बच्चों, वो आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू इट। तो जो अभी 8 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, सेक्शन ये 19 के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर, वो सारे एक्सेप्शंस है। क्लियर है ना बच्चों? So this was the short video on partnership unit 2, implied authority of a partner under section 19. Thank you everyone. आओ।